नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 9 मई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। ये 9 मई है। आज मई महीना भी कुछ दिनों में अंत हो ही जाएगा आपका, अभी तो शुरू ही हुआ है। उसके पश्चात जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर आपके पास में बचेगा। सितंबर महीने में एग्ज़ाम है 30 तारीख को। अभी तक जो है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आगे बढ़ेगा या एग्ज़ाम का डेट पोस्टपोन होता है, कुछ आगे बढ़ता है तो भी आपको पता चल ही जाएगा। वैसे उम्मीद कम है कि बढ़े, लेकिन जून से फिर फॉर्म भरने लग जाएगा। आपको पता ही होगा कि जून जुलाई में फॉर्म भरे जाते हैं बीपीएससी के, तो समय कम है आपके पास में। पढ़िएगा, अच्छे से मन लगाकर पढ़िएगा, अपना 100% दीजिए, बिना रिजल्ट एक्सपेक्ट किए हुए पढ़िए। हमेशा बोलता हूँ ये सबसे कठिन काम होता है, लेकिन इससे आपके ऊपर में कोई प्रेशर या दबाव नहीं बनेगा। पढ़िए अपना, पहले पढ़ाई होता है, फिर एग्ज़ाम होता है, फिर आपका रिज़ल्ट आता है। तो रिज़ल्ट सबसे अंतिम भाग होता है, तो उसकी चिंता बाद में कीजिएगा। पहले पढ़ाई की चिंता कीजिए और एग्ज़ाम की चिंता कीजिए। एग्ज़ाम के बारे में सोचिए किस तरह से अच्छा एग्ज़ाम दें। वो कैसे अच्छा होगा? जब आप अच्छे से पढ़ कर जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लिखना जानेंगे, तभी जाके होगा एग्ज़ाम अच्छा, तब जाके रिज़ल्ट भी अच्छा होगा, है ना। हर चीज़ का एक क्रम होता है, उस क्रम को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, बिना पढ़े डायरेक्ट रिजल्ट का सोचेंगे तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। ये अनएक्सपेक्टेड होता है, उस तरह का चीज़ संभव ही नहीं होता। चमत्कार वास्तविक जीवन में नहीं के बराबर में होते हैं। चलिए देखिए हेडलाइन क्या है आज का। हेडलाइन तो पॉलिटिकल है, लेकिन चुनाव चल रहा है तो पॉलिटिक्स तो होना ही चाहिए भाई। बाकी सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और भारत सरकार, इनके बीच में सीबीआई को लेकर तकरार शुरू हो गया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि बंगाल गवर्नमेंट ने जो केस किया है कि जिसमें बोला है कि सेंट्रल अपने पुलिस फोर्स को, तो ये टर्म जो यूज़ किया है कि सेंटर जो है वो अपने पुलिस फोर्स को भेजती है बंगाल में, जिसका अधिकार बंगाल गवर्नमेंट ने छीन लिया था। दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट के तहत में सीबीआई का गठन किया गया है, जिसमें एक प्रावधान है कि अगर स्टेट जो है वो उसको इजाज़त नहीं देंगे तो सीबीआई अपनी मर्ज़ी से किसी भी स्टेट में जाकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से, आप बताइए कि आप अगर बोल रहे हैं कि सीबीआई के ऊपर में कि कहाँ जांच करेगी, किस राज्य में जाएगी, किस राज्य में नहीं जाएगी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इस पर कोई अधिकार नहीं है बताने का, उसको कंडक्ट करवाने का, उसको आज्ञा देने का, तो फिर किसका काम है कि सीबीआई कहाँ जाएगी, कहाँ जांच करेगी, कहाँ नहीं करेगी? अब इसी चीज़ को लेकर विवाद हो रहा है कहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट में तकरार चल रहा है। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीबीआई को पढ़ेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बॉडी है और संवैधानिक बॉडी नहीं है, गैर संवैधानिक बॉडी है। संविधान में इसका चर्चा नहीं किया गया है। हालांकि हर बार, जितनी बार सीबीआई के सुधार को लेकर कोई समिति गठित की गई है, या कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, कई बार विशेषज्ञ भी बोलते हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पता ही आपको, भारत की सबसे शानदार जांच एजेंसी मानी जाती है इसको। ये गाज़ियाबाद में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी पता होगा आपको। कहीं पर भी कोई भी मुद्दा होता है देश में तो लोगों के मुँह से पहली बार किसका नाम निकलता है? सीबीआई की जाँच। क्यों? क्योंकि काम इसका बहुत ही प्रोफेशनल और अच्छा होता है। लेकिन ये जो सीबीआई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी है। ये किस प्रकार से काम करती है और किस प्रकार से इसका कार्रवाई वगैरह होता है, किस प्रकार से केस को उठा सकती है। जैसे कि आप डायरेक्ट एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं सीबीआई में? नहीं। कई सारे लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सीबीआई के पास चले जाओ, ऐसा नहीं होता है। इसको या तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो बोल सकती है कि आप इस मामले की जांच कीजिए, या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो अपने अंदर में सीबीआई को आदेश देकर अपने अंदर में जांच करवा सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलती है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो जांच करवाती है, इसमें हाई कोर्ट या कोर्ट के थ्रू में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कोर्ट के थ्रू में जांच, कोर्ट के थ्रू में जांच, न्यायालय के अंदर में सीबीआई की जांच जो होती है उसको सबसे शानदार जांच माना जाता है, क्योंकि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है। उसमें डायरेक्ट न्यायपालिका के अंदर में सीबीआई के ऑफिसर जो होते हैं वो जांच पड़ताल करते हैं। इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि सीबीआई की जांच करवाई जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने ज्यूरिडिक्शन में, अपने क्षेत्राधिकार में, यानी कि उस समय जो जांच दल बनेगा वो किसको रिपोर्ट करेगा? डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगा। तो ये दो तरीके होते हैं मुख्य रूप से जिसके तहत केस दिया जाता है सीबीआई को। एक सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, राज्य सरकार अनुरोध कर सकती है, और न्यायालय के थ्रू में जा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं वहाँ पर। तो इसको ज़रा समझते हैं कि क्या है ये सीबीआई की बॉडी, किस प्रकार से इसको समझेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। जो आर्टिकल किससे संबंधित है? इकोनॉमिक्स का स्टैटिक टॉपिक है एमएसएमई। इस पर डिटेल में द हिंदू में 7 तारीख को आर्टिकल आया है, इसको समझेंगे हम लोग। उत्तराखंड पीसीएस पीटी एग्जामिनेशन 2022
2022 पीटी एग्जामिनेशन में सवाल पूछ लिया गया था कि एमएसएमई की डेफिनेशन क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज किसको कहा जाता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज किसको कहा जाता है। क्यों पूछा गया था 2022 में, आपसे ही पूछा जा सकता है क्योंकि 2020 ईस्वी में एमएसएमई के डेफिनेशन में उसके परिभाषा में परिवर्तन किया गया। एमएसएमई के परिभाषा में परिवर्तन किया गया। कितना करोड़ तक का बिजनेस होगा तो उसको माइक्रो कहा जाएगा, कितने करोड़ तक का बिजनेस होगा तो उसको स्मॉल कहा जाएगा, और कितने तक का होगा तो उसको मीडियम कहा जाएगा। एमएसएमई वो क्षेत्र है जो हमारी इकोनॉमी का वाहक है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बोलने में भले ही माइक्रो स्मॉल मीडियम है ये, लेकिन देश के एक्सपोर्ट का 40% एक्सपोर्ट एमएसएमई सेक्टर से होता है। कितना? 40%। देश में रोज़गार प्रोवाइड करवाने में एमएसएमई टॉप पर रहते हैं क्योंकि छोटे छोटे रोज़गार होते हैं। इसमें सामान्य तौर पर कम तकनीकों का उपयोग किया जाता है, मानव श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। एमएसएमई के कुछ फ़ायदे मैं सुना रहा हूँ आपको। अभी हम लोग आर्टिकल पर तो डिस्कस करेंगे ही, कुछ समस्याओं को देखेंगे, लेकिन बेसिक पहले तैयार कर लीजिए। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज को भारत सरकार इसलिए वर्गीकृत करती है क्योंकि उनको उसके आधार पर मदद दिया जा सके। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। माइक्रो है तो उसके लिए रूल रेगुलेशन मदद अलग होता है, स्मॉल के लिए अलग होगा, और जो मीडियम होते हैं उसके लिए अलग होगा। ओके। भारत सरकार इनको कई बार मदद भी देती है, कई बार इनसे ख़रीदारी भी करवाती है, कई बार फाइनेंशियल हेल्प भी देती है। जैसे कोरोना के पीरियड में काफ़ी बड़े स्तर पर इनको मदद किया गया था, फिर परिभाषा में भी परिवर्तन किया गया। ये टैक्सेशन भी करते हैं, लोगों को रोज़गार भी मुहैया करवाते हैं, महिला सशक्तिकरण में भी भूमिका अदा करते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। महिला सशक्तिकरण कहाँ से आ गया भाई? क्योंकि सामान्य तौर पर जो छोटे रोज़गार होते हैं लोकल लेवल के, उसमें महिलाओं को काफ़ी बड़े स्तर पर रोज़गार मिल जाता है, जिसके कारण से ये महिला सशक्तिकरण और लैंगिक भेदभाव को भी कम करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। तो एक एमएसएमई का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया। अब आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, उसके बाद सीबीआई को समझेंगे, उसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग समझेंगे। और अंत तक देखिएगा वीडियो को। कई सारे पीटी फैक्ट भी ऐसे मिलेंगे आपको जहाँ से सीधा सवाल पूछा जा सकता है। ओके। देखिए 7 तारीख को द हिंदू में आर्टिकल आया था जिससे बताया गया कि एमएसएमई वर्तमान में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही जितना उसको करना चाहिए, और जिस प्रकार से इकोनॉमी में इसका योगदान है उस हिसाब से इसको सहूलियत भी नहीं मिल पा रही है ना। देखिए क्या है कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज एमएसएमई क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालक बन गया है, जो कम पूंजी निवेश के साथ उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है। सामान्य तौर पर छोटे उद्योग होते हैं, छोटे का मतलब इतना छोटे मत लगाइएगा, करोड़ों में होते हैं, 1-1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। कैपिटल अलग होता है, बिजनेस का फॉर्मूला अलग होता है, तो उसको देखेंगे हम लोग आंकड़े को, लेकिन इतने भी छोटे नहीं होते हैं कि एक दुकान है उसको एमएसएमई नहीं। जो छोटे शहरों में आपने देखा है कहीं पर बिस्किट का कारखाना होता है या फिर कपड़े का होता है, तो वो उनका करोड़ों में डील होता है, लेकिन वहाँ पर कितने श्रमिक काम कर रहे होते हैं, तो उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, और वो एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे आपने मान लीजिए वुडलैंड कंपनी है, वुडलैंड कंपनी का आपने पर्स खरीदा, वॉलेट खरीदा, ठीक है। वो वॉलेट कहाँ बनता है? वो इन्हीं सब फैक्ट्रियों में बनते हैं। वुडलैंड अपना क्या करती है, तो अपना क्राइटेरिया दे देती है और अपना क्वालिटी के मेजर्स दे देती है कि इस क्वालिटी के हमें पर्स चाहिए। अब इस कंपनी ने मास लेवल पर उसका प्रोडक्शन किया और मान लीजिए हज़ार रुपए करके बेच दिए उसने वुडलैंड को। वुडलैंड उस पर अपनी ब्रांडिंग करेगा और अपने तहत में उसी चीज़ को कितने में बेचती है? 3 से 4 हज़ार बेचती है। तो निर्माण कहाँ पर होता है? यही छोटे छोटे जो कारखाने होते इसी में निर्माण होता है। उनको कंपनियां ऑर्डर देती हैं और अपने क्वालिटी मेजर्स भी बताती है किस क्वालिटी लेवल का कौन सा प्रोडक्ट यूज करके इसको बनाना है, उसके बाद बनाती है ये। ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को। समझने वाला ज़्यादा टॉपिक है, याद नहीं करना पड़ेगा आपको। हालांकि इस महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद एमएसएमई क्षेत्र वित्त तक पहुंच, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और वैश्विक बाजार के प्रतिस्पर्धात्मकता सहित कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। यानी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में फाइनेंस इसको कम मिल रहा है और जो कंपटीशन बढ़ रहा है वैश्विक मार्केट में, उसके कारण से इसके समक्ष समस्याएं आ रही है। ओके, एमएसएमई क्या होता है? ऐसे छोटे व्यवसायी होते हैं जो वस्तुओं और पण्यों कमोडिटी का उत्पादन, प्रसंस्करण और संरक्षण वगैरह करते हैं। इन्हें मोटे तौर पर विनिर्माण के लिए संयंत्र और मशीनरी या सेवा उद्यमों के लिए साधन में उनके निवेश के साथ साथ उनके वार्षिक कारोबार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष में एक वर्ष में कितना कारोबार किया है, कितने का कैपिटल है, उसी के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है। भारत में एमएसएमई विनिमय 2007 में लघु उद्योग मंत्रालय, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय का परस्पर विलय कर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का गठन किया गया था। कब किया गया था? 2007 में किया गया। मंत्रालय ही इसके लिए अलग है।
क्यों अलग है वो मैंने पहले ही आपको इंट्रोडक्शन बताया कि इसका इतना अहम योगदान है इकॉनमी में कि इसके लिए अलग से मंत्रालय गठित किया गया। यह मंत्रालय एमएसएमई को समर्थन देने, उनके विकास में सहायता प्रदान करने नीतियां विकसित करता है, कार्यक्रम को सुगम बनाता है, कार्यान्वयन की निगरानी करता है। सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 एमएसएमई क्षेत्र को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों को संबोधित करता है। 2006 में इसके लिए एक्ट भी बनाया गया। देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन दिया हुआ, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जो माइक्रो होता है इंटरप्राइज, इसको क्या कहा जाता है, ये 1 करोड़ से लेकर टर्नओवर इसका 5 करोड़ तक होना चाहिए, है ना। मतलब ओवरऑल जो टर्नओवर होगा वो 5 करोड़ तक का होगा, तो वो कौन सा होगा, माइक्रो होगा। 5 करोड़ कम होता है क्या। स्मॉल जो होता है उसका 50 करोड़ तक का टर्नओवर होना चाहिए, और मीडियम जो इंटरप्राइजेज होते हैं उनका 250 करोड़ तक का कारोबार है, तो मीडियम इंटरप्राइजेज में आते हैं। ठीक है, और इसको ध्यान रखिएगा। भारत की विकास यात्रा में एमएसएमई का महत्व, जीडीपी में योगदान और रोजगार सृजन। एमएसएमई वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% का योगदान देते हैं। हमारे जीडीपी में एमएसएमई का योगदान 30% है। 30%। अगर 100 रुपये की भारत की जीडीपी है तो 30 रुपये छोटे कारोबार से आते हैं, जो आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा एमएसएमई संप्रधान क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे वर्तमान में भारत के 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। कितने करोड़? 11 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं ये छोटे उद्योग। उदाहरण के लिए वस्त्र उद्योग, जिसमें लघु स्तरीय इकाइयों का प्रभुत्व है, कताई, बुनाई, परिधान निर्माण जैसी गतिविधियों में बड़ी संख्या में कामगारों को रोजगार प्रदान करता है। एक उदाहरण दिया है जिसमें कपड़ा इंडस्ट्री की बात की है, नो टेक्सटाइल की बात की है। सामान्य तौर पर छोटे होते हैं ये, लेकिन रोजगार देने के मामले में बहुत बड़े स्तर पर इनकी भूमिका होती है। विनिर्माण उत्पादन में योगदान। एमएसएमई देश के विनिर्माण उत्पादन, विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग, रसायन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उदाहरण के लिए आगरा का फुटवियर उद्योग, यहाँ मुख्य रूप से एमएसएमई सक्रिय है। भारत के फुटवियर निर्यात में 28% की हिस्सेदारी रखता है। कितना? 28% की हिस्सेदारी रखता है आगरा का फुटवियर उद्योग जो है। निर्यात संवर्धन। वर्तमान एमएसएमई भारत के कुल निर्यात में 45% का योगदान देते हैं। मैंने तो 40 ही बोला था, 45% का योगदान देते हैं ये वो डेटा है, वो फैक्ट है जो आप अपने अगर आंसर में यूज करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है एमएसएमई के बारे में तो आपके अंक ऑटोमेटिक सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है। उनकी विविध उत्पाद श्रृंखला जो प्रायः विशिष्ट बाजारों की मांग को पूरा करते हैं। वैश्विक व्यापार क्षेत्र भारत की उपस्थिति को सुदृढ़ करती है। हस्तशिल्प वगैरह को भी योगदान देते हैं। ग्रामीण औद्योगिकरण में भी इनका अहम योगदान है। अभी मैंने आपको समझाया था कि ये छोटे जो अर्बन एरिया होते हैं, छोटे छोटे ज़िले स्तर के जो शहर होते हैं, या आगरा कोई बहुत बड़ा शहर तो नहीं है, बहुत ही पुराना शहर है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके आसपास उससे बड़े बड़े शहर हैं। तो आगरा के छोटे छोटे इलाकों में फुटवियर उद्योग का इतना ज़्यादा बोलबाला है कि समझ रहे हैं उसका कितना बड़ा योगदान है हमारी इकॉनमी में, और वो रोज़गार काफ़ी बड़े स्तर पर देते हैं। इसी प्रकार के छोटे ग्रामीण या फिर ग्रामीण और शहरी का जो मिला जुला रूप होता है, उस एरिया में भी ये रोज़गार मुहैया करवाते हैं। खादी ग्रामोद्योग इसका उदाहरण हो गया। नवाचार उद्यमता। एमएसएमई क्षेत्र नवाचार उद्यमता को भी बढ़ावा देते हैं, क्योंकि छोटे व्यवसायों के लिए बदलती बाजार स्थितियों को अनुकूल बनाना, नए उत्पादों या सेवाओं को पेश करना प्रायः आसान होता है। ओके। उदाहरण के लिए भारत में स्टार्टअप परितंत्र विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप परितंत्र जो कि बड़े पैमाने पर एमएसएमई द्वारा संचालित है। भारत में जो स्टार्टअप परितंत्र देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी जैसे ब्लिंकिट है, 10 मिनट में डिलीवरी ऐप जो आप सुनते हैं, वो जो मान लीजिए जब वो शुरू हुआ होगा तब उसका जो कारोबार छोटा रहा होगा, आज तो बहुत बड़ा कारोबार हो गया है उसका, तो वो किस में आएगा? वो स्टार्टअप परितंत्र के तहत ही आएगा। छोटे एमएसएमई में आएंगे जो क्या हो रहे हैं, जो फिनटेक जैसी चीज़ों को अपनाकर या इंटरनेट के माध्यम से कारोबार करके अपनी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। फिनटेक का उदाहरण कौन सा हो गया? फ़ोनपे तो बहुत बड़ी कंपनी है। कोई भी एक छोटा सा फिनटेक ऐप ले लीजिए जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ऐप हो, वो किसका उदाहरण हो जाएगा? वो भी इसी का उदाहरण हो जाएगा। तो आजकल एमएसएमई जो है ये प्रोडक्शन के साथ साथ और भी क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं। एमएसएमई संबंधित भारत सरकार की प्रमुख पहले कौन सी हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है जो 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है और इसके द्वारा मदद करती है। क्रेडिट गारंटी योजना है जो भारत सरकार का ही है, जिसमें क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्थापित किया जाता है और इसके माध्यम से ऋण लेना उनके लिए आसान हो जाता है। एमएसएमई समाधान योजना, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल द्वारा शासित एक ऑनलाइन विलंबित भुगतान निगरानी प्रणाली है जो पीड़ित एमएसएमई द्वारा विलंबित भुगतान पर संदर्भ प्राप्त करने या फाइलिंग पर विवादों का निपटान करती है। अगर किसी एमएसएमई को फाइनेंस मतलब कि
पैसा प्राप्त नहीं हो रहा, उसने सामान बेचा लेकिन उसको भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो अपने शिकायत या कोई भी उसको दिक्कत आती तो शिकायत दर्ज यहाँ पर करवा सकती है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम जो होता है, जिसमें भारत सरकार खरीदारी करती है, जैसे मान लीजिए पीएमओ है, भारत प्रधानमंत्री जी का ऑफिस है, उसको चाहिए 100 कुर्सी, तो कहाँ से मंगाती है? जेम से ही मंगा सकती है, और कहीं से मंगा ही नहीं सकती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब जेम पर सामान कौन बेचेगा? तो 100 कुर्सी, मान लीजिए किसी छोटे से शहर में लकड़ी का कोई कारोबार है जो 100 कुर्सी बनाकर उनको बेच सकता है, तो ये भी क्या कर रहे हैं? तो एमएसएमई को सपोर्ट करने का काम करता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये क्या है? तो अगर एमएसएमई को किसी सरकारी योजना या किसी भी सरकारी मदद का लाभ उठाना है तो यहाँ पर पंजीकरण कर सकते, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चैंपियंस पोर्टल, ये एक आईसीटी संचालित नियंत्रण कक्ष और प्रबंधन सूचना प्रणाली है जो आधुनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादन और राष्ट्रीय सामर्थ्य बढ़ाने पर केंद्रित है, और इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। एमएसएमई से जुड़े हुए जो अलग अलग सरकार के प्रयास हैं उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ओके, अब अगला देखिए कि एमएसएमई से जुड़े हुए भारत में चुनौतियां कौन कौन सी हैं। वित्त तक पर्याप्त पहुंच का भी अभाव है, इनको सामान्य तौर पर फंडिंग नहीं मिल पाती है। विलंबित भुगतान, यानी कि सामान तो बेच दिया लेकिन पैसा आ ही नहीं रहा है, भुगतान आ ही नहीं रहा है, पेमेंट हो ही नहीं रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है इनके समक्ष में। सीमित कुशल कार्यबल, सामान्य तौर पर छोटे शहरों में स्किल्ड कार्यबल इनको नहीं मिल पाते हैं, या स्किल्ड लोगों को ज़्यादा पे भी करना पड़ता है, तो उतना ज़्यादा इनके अंदर शक्ति नहीं होती है। सीमित ब्रांडिंग और आउटरीच, ब्रांडिंग इनकी बहुत कमज़ोर होती है, जिसके कारण से ये दूसरे ब्रांड पर ही निर्भर रहते हैं, या तो सामान का उचित दाम नहीं मिल पाता है। अब संरचना संबंधी बाधाएं हैं, खराब सड़क और अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति, इंटरनेट तक सभी की पहुंच नहीं हो पाई है, और ऑनलाइन जो मार्केट है वहां तक पहुंच नहीं हो पाई है, तो ये अपने कंपटीटर से पिछड़ जाते हैं। तो ये इनके समक्ष कुछ बाधाएं हैं। सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया है। समाधान कुछ आप सोचिए किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, सीबीआई को पढ़ते हैं। देखिए, सीबीआई और सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करके है, और सीबीआई हो गया, ये सब बॉडी अलग अलग पढ़ना पड़ता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो इथिक्स पेपर 4 जो होता है उसके लिए आपको अलग से इसको पढ़ना पड़ता है। वैसे इंटरनल सिक्योरिटी का भी हिस्सा है ये, लेकिन सीबीआई और ये सब आप जो पढ़ते हैं ये आप सिक्योरिटी के पेपर 4 में ही पढ़ते हैं मुख्य रूप से, इथिक्स में ही सीबीआई वगैरह पढ़ना होता है। इसके कार्य करने की शैली किस प्रकार से काम करती है, और कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं इससे जुड़े हुए, चुनौतियां कौन कौन सी हैं, क्यों इसको बार बार बोला जाता है कि वो संवैधानिक बॉडी बना देना चाहिए, स्वतंत्र कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया था कि तोता जो है वो पिंजरे में बंद है, तोते को आज़ाद कर दीजिए। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होता है, जिसके कारण से संघवाद से जुड़ी हुई समस्याएँ पैदा होती है। अब ये क्या बोल दिया मैंने? संघवाद से जुड़ी हुई समस्याएं पैदा होती है। अगर जिन लोगों को लगता है कि पॉलिटी के वो करंट अफेयर नहीं जोड़ पाते हैं, इसलिए नहीं जोड़ पाते कि अभी आप रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं, सही से पूरा पढ़ा नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, इसलिए नहीं जोड़ पा रहे हैं। जैसे अभी वर्तमान का ही आज का ही केस लीजिए, किसी ने क्या सोचा कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर केस दायर किया है, इससे क्या हो रहा है? इससे संघवाद की भावना जो है वो कमज़ोर हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट पर आरोप लग रहे हैं, जो हमेशा से ही एक संघवाद के तहत मुद्दा रहा है। संघवाद के मुद्दों में हम लोग क्या पढ़ते हैं, चुनौतियों में क्या पढ़ते हैं कि सेंट्रल पुलिस फोर्स का उपयोग या सेंट्रल पुलिस फोर्स की तैनाती, अगर आप केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे तो वहाँ तो विवाद में ये चीज़ आता है, तो उसी के तहत तो केस किया है। तो ये संघवाद का ही तो टॉपिक है, उदाहरण है उसका वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और भारत सरकार का। अभी कुछ दिन पहले ही ये तो हो गया किसको लेकर, सेंट्रल पुलिस फोर्स को लेकर। आर्थिक चुनौती को लेकर केरल कर्नाटक ने केस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट पर, ये भी संघवाद का उदाहरण था। तो पेपर में हर चीज़ रहता है, बस आप उसको देख किस प्रकार से रहे हैं, आपका देखने का नज़रिया क्या है, कितना अधिक जोड़ पा रहे हैं उन चीज़ों को, वो ज़्यादा मायने रखता है आपके लिए। तो थोड़ा सा ध्यान से जोड़ने की कोशिश खुद से भी किया कीजिए। जहाँ पर भी केंद्र और राज्य की बात आएगी, आज से बांध लीजिए, जहाँ पर भी केंद्र और राज्य के बीच में किसी भी विवाद की बात आएगी तो संघवाद कमज़ोर हो रहा है, कहीं पर किसी सहयोग की बात आएगी तो संघवाद मजबूत हो रहा है। बात खत्म हो गया। इतना ही आसान है ये चीज़ जितना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो समझ ही जाएंगे ना कि यहाँ पर विवाद है, यहाँ पर सहयोग हो रहा है, ये तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, सीबीआई का स्थापना 1963 में हुई थी। यह दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम के द्वारा में शासित होती है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है उसी के तहत ये शासित होती है। 1963 में इसको स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति की अनुशंसा के आधार पर किया गया था। वर्तमान में सीबीआई भारत सरकार के कार्मिक विभाग व कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत में कार्य करती है। ओके,
कार्य क्या है इसका? भारतीय अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों, भारत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निकाय के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, दुर्व्यवहार के मामलों की जांच करना मुख्य रूप से इसका काम ये रखा गया है। राजकोषीय व आर्थिक कानून के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना, अर्थात निर्यात आयात नियंत्रण, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, विदेशी मुद्रा नियमों से संबंधित कानूनों का उल्लंघन, इन सभी चीज़ों की जांच करता है। नकली भारतीय करेंसी नोट, बैंक धोखाधड़ी, आयात निर्यात, विदेशी मुद्रा उल्लंघन, साइबर क्राइम, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इंटरपोल को अगर भारत में कोई कार्रवाई करनी है तो सीबीआई के थ्रू में वो होता है। साइबर क्राइम, इंटरपोल, इन सभी चीज़ों के लिए भी ये काम करती है। बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान मानी जाती है क्योंकि काम करने में तकनीक और इसके ऑफिसर जो होते हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं। डायरेक्ट भर्ती भी होती है और अगर राज्य में किसी आईपीएस अफसर ने बहुत अच्छा काम किया तो कई बार उसको सीबीआई में डिप्यूटेशन पर बुला लिया जाता है। तो ये भी होता है कि कई सारे ऑफिसर जो होते हैं आईपीएस, उनको राज्य सरकार ने बर्दाश्त नहीं कर पाती, इतने ईमानदार और अच्छे होते, तो वो फिर कहाँ पर आ जाते हैं? सीबीआई में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग तरह का काम होता है। ये मैं आपको एक बता रहा हूँ। वैसे डायरेक्ट बहाली भी होती है, अच्छा जॉब माना जाता है। देखिए मुद्दा क्या है, सीबीआई बनाम राज्य सरकार, राज्य पुलिस एक बहुत बड़ा मुद्दा है इसके समक्ष में। अभी जो वेस्ट बंगाल का मैंने उदाहरण दिया कि वो क्या है, तो सीबीआई बनाम राज्य पुलिस का ही उदाहरण है। किसी विशेष राज्य में सीबीआई जांच राज्य द्वारा अनुमोदन के अधीन ही है और यही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बोला है कि हमने जब अनुमोदन वापस ले लिया है तब आप किस प्रकार से जाँच कर सकते हैं हमारे यहाँ पर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम सीबीआई को नहीं देखते हैं वो कहाँ जांच करी कहाँ नहीं कर रही है, सीबीआई तो अपने आप ही निर्णय लेती है। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि फिर सीबीआई को कौन कंट्रोल करता है? संविधान तो कर नहीं रहा है, केंद्र सरकार बोल रही हम भी नहीं कर रहे, तो कौन कंट्रोल कर रहा है इसको? कोई दूसरा रिमोट लेके बैठा हुआ है क्या? एक राज्य में सत्तारूढ़ दल कभी कभी वास्तविक रूप से और कई बार कमज़ोर आधार पर सीबीआई के मामलों की जाँच करने की अनुमति देने से इनकार कर देते, जिससे जाँच सीमा सीमित हो जाती है। ओवरलैपिंग या दोहराव, राज्य पुलिस बलों के साथ विशेष पुलिस प्रतिष्ठान सीबीआई का एक प्रभाग को उन अपराधों के लिए जांच और अभियोजन की समवर्ती शक्तियां प्राप्त है जो कभी कभी मामलों के दोहराव और ओवरलैपिंग का कारण भी बनते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सीबीआई के कामकाज में अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप की आलोचना की और कहा कि अपने मालिक की आवाज़ बोलने वाले पिंजरे में बंद तोता है। ये किसके लिए बोला था? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कारण से। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप करती है, आपने देखा भी होगा। सीबीआई ईडी जो है उसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवाए हैं कई सारे लोगों से, छापा मारता था, अगले ही दिन जाके वो कंपनी या व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेता था। तो ये भी आरोप लगे हैं इतने प्रतिष्ठित संस्थान पर। सौर ऊर्जा पर आएंगे हम लोग, लेकिन पहले इसको सीबीआई को समझ लीजिएगा। चुनौती भी मैंने बता दी है। राजनीतिक हस्तक्षेप है इसकी सबसे बड़ी चुनौती में से एक, ओवरलैपिंग है, दोहराव है और राज्य सरकारें अनुमति नहीं देती है। जैसे गैर बीजेपी जो शासित राज्य हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, जैसे आपका बंगाल हो गया, इन सभी राज्यों ने क्या किया है कि सीबीआई का अनुमोदन जो उसको मिला हुआ था, एडवांस में ही अनुमोदन दे देती थी पहले, तो वो वापस ले लिया है। इसके कारण से सीबीआई कई बार भ्रष्टाचार पर उतने अच्छे तरीके से कार्रवाई नहीं कर पाती है। एक चीज़ और है कि क्या हमारे देश वेस्ट बंगाल का भ्रष्टाचार क्या पूरे देश के लिए नहीं है? क्या सभी को प्रभावित करता है? तो मेरे हिसाब से कोई एक ऐसा बॉडी होना चाहिए जो केंद्र और राज्य स्तर पर समान रूप से भ्रष्टाचार की जांच कर सके। सुझाव अगर आपको लिखना हो इसके सुधार के लिए तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि इसको संवैधानिक बॉडी बनाया जा सकता है, इसको स्वायत्ता प्रदान की जा सकती है, इसको न्यायालय के अधीन लाया जा सकता है, जिसके आधार पर भ्रष्टाचार अगर कहीं पर भी हो रहा है तो भ्रष्टाचार ही है, चाहे वो बीजेपी शासित में हो या नॉन बीजेपी शासित में हो। तो वहाँ पर सीबीआई को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, समान रूप से वो कार्रवाई करे और इस पर जो आरोप लगे हैं उसके लिए भी इसको जवाब देना चाहिए कि इस तरह का आरोप गलत हैं या सही हैं। ये कुछ सुधार आप लिख सकते हैं। ओके। और एक और बड़ी इसमें कमी है कि इसमें लोगों की कमी है, वर्क फोर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। 2 से 3 हज़ार पद खाली हैं इसके तहत में, लेकिन उसको भरा नहीं जाता है। कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है ये इतना अच्छा सा इंस्टीट्यूट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या, अगला टॉपिक है आपका HDI से संबंधित। उसके पश्चात हम लोग सोलर एनर्जी पर चलेंगे, क्योंकि सोलर एनर्जी में भारत जो है सोलर में वो तीसरे रैंक पर आ गया है, जापान को हमने पछाड़ दिया। तो उसको भी देखेंगे हम लोग, लेकिन पहले HDI को देखिए। दरअसल में बात क्या है, इन्होंने बोला है कि HDI को हमें थोड़ी सी प्रायोरिटी देना चाहिए। और मिस्टर सुरेश बाबू, ठीक है सुरेश बाबू कहाँ है, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ व्यूज़ इनके पर्सनल, ठीक है भाई, डायरेक्टर हैं ये। तो अच्छा ही बोला, इतने पढ़े लिखे इतने बड़े पद पर हैं तो अच्छा ही बोला होगा कुछ इन्होंने।
कुछ तो एनालिसिस किया ही होगा, देखते हैं इनके एनालिसिस से हम भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखिए क्या बोला HDI के बारे में पता ही होगा आपको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जब विश्व की संस्थाओं को, अलग अलग दुनिया भर के देशों को ये पता चला कि भाई GDP का ग्रोथ ही सब कुछ नहीं होता है, GDP का ग्रोथ ही सब कुछ नहीं होता है। कोई एक व्यक्ति A है रमेश बाबू और एक है B सुरेश बाबू, ठीक है। रमेश बाबू पर मंथ 10,000 कमा रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, 10,000 खाया पिया मौज मस्ती किया, उड़ा दिया। B व्यक्ति हैं, ये भी 10,000 ही कमा रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इस पैसे का शिक्षा पर, एजुकेशन पर, ध्यान से सुनिएगा, आपको HDI का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इकोनॉमिक्स के जो कुछ वीडियो मैंने पढ़ाए हैं उसमें HDI मैंने पढ़ाया हुआ है, फिर से मैं वीडियो लाऊंगा, थोड़ा सा सब कुछ सही करके मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा इकोनॉमिक्स आपको। एजुकेशन पर सुरेश बाबू ने क्या किया, एजुकेशन पर खर्च किया और हेल्थ पर खर्च किया, घर अच्छा बनाया, कुछ पैसे बचा कर भी रख लिए 10,000 में से। आज से 10 साल बाद, अगर 10 साल बाद जाएंगे तो मिस्टर A जो हैं, ये जो रमेश बाबू थे, इनकी हालत जो है वो ख़राब हो जाएगी। क्यों ख़राब हो जाएगी? क्योंकि इन्होंने एजुकेशन पर इन्वेस्ट नहीं किया, इन्होंने हेल्थ पर भी निवेश नहीं किया, इन्होंने अपना कुछ बचत भी नहीं किया, सेविंग भी नहीं किया, और उसके अलावा इन्होंने कोई संपत्ति भी अर्जित नहीं की। जो कमाया वो खा के ख़त्म कर दिया। जो B हैं, इनकी आज से 10 साल बाद अच्छी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने बच्चों के एजुकेशन पर अच्छा खर्च किया, हेल्थ भी उनका अच्छा है। हेल्थ अच्छा है तो क्या होगा, काम भी अच्छे से कर पाएंगे। इन्होंने बचत किया तो कुछ संपत्ति भी अर्जित कर सकते हैं थोड़ा बहुत। इसको क्या कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं कि किसी देश की इकोनॉमी अच्छी हो तो उसका HDI अच्छा ही होगा। HDI कैसे अच्छा होता है कि आप किस तरह से जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उस पर आप निवेश कर रहे हैं। और HDI जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, यही टॉपिक दे सकता है आपसे। मैं ही टॉपिक फ्रेम करता हूँ, ये कोई अटेंडम आया है, कोई मैं पहले से पढ़ के नहीं अभी आया हूँ। HDI तो पढ़ा ही है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको बोलेगा कि HDI जो होता है ये भविष्य की संपत्ति का निर्माण करते हैं। ज़रा सोचिए इस पर क्या क्या सोच सकते हैं। भविष्य की जो संपत्ति होती है उसका निर्माण करते हैं। HDI जो होता है फ्यूचर के कैपिटल को क्रिएट करता है। किस प्रकार से भाई? फ्यूचर कैपिटल क्या हो जाएगा? ह्यूमन, मानव जो है, मानव के एजुकेशन में, मानव के हेल्थ में, बचत में, स्वास्थ्य में, एजुकेशन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड कर दीजिए तो ये क्या होगा, भविष्य के संसाधनों के लिए हम आज निवेश कर रहे हैं। वही होता है HDI। इतने अच्छे से तो नहीं सोचा होगा कभी आपने। तो ये इसीलिए इन्होंने HDI पे बातचीत की है कि हमें उसको प्रायोरिटी देना चाहिए। किसके द्वारा जारी किया जाता है HDI? तो UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। मजरूल हक का नाम सुना होगा आपने, इकोनॉमिस्ट रहे हैं और भारत के भी हैं। अमर्त्य सेन, आपने नाम सुना होगा कुछ लोगों का। ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट लोगों ने सोचा कि भाई दुनिया की रैंकिंग GDP के आधार पर तो की ही जाती है, लेकिन हमें HDI के आधार पर भी करना चाहिए कि मानव का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। और मानव का डेवलपमेंट कैसे होता है? उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षा अच्छी हो, उसके रहने के लिए अच्छा जगह मिले, खाने के लिए भोजन मिले, और जीवन प्रत्याशा उसकी अच्छी हो, जीवन में खुशहाली हो, केवल पैसा ही ना हो। ओके, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि रिपोर्ट जो 2023-24 का है उसमें हमारी रैंकिंग जो है वो कोई उतनी अच्छी नहीं है, जिसमें बताया गया है कि 1922 से 2023 तक का जो हमारा इनक्वालिटी वगैरह है देश में वो भी बढ़ गया है, देश में असमानता भी बढ़ी है, और पिछले 10-12 सालों में तो असमानता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि इंडिया का जो रैंक है वो 134 था 193 देशों में। 2022 की बात की इन्होंने, जो 2021 की तुलना में थोड़ा सा अच्छा हुआ था। 2021 में हमारी रैंकिंग कितनी थी? रैंकिंग से भी ज़्यादा आपको जो मैंने समझाया है ना, कॉन्सेप्ट को फोकस कीजिएगा। रैंकिंग तो आप याद कर ही लेंगे वन लाइनर में। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, मान लीजिए यही पूछ ले, जो अभी मैंने टॉपिक दिया कि HDI जो होता है वो फ्यूचर की कैपिटल को क्रिएट करता है, तो किस प्रकार से आप इस पर सोच सकते हैं, सोचा कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। 2021 में हमारी रैंकिंग थी 135 और 2022 में हमारी रैंकिंग हो गई 134। हमने कुछ हद तक सुधार ज़रूर किया, लेकिन अभी भी 195 देशों में हमारी HDI रैंकिंग बहुत ही ख़राब है, जबकि इकॉनमी में हम दुनिया में नंबर 5 पर हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर हम दुनिया में टॉप करते हैं, लेकिन HDI में हम पिछड़ जाते हैं। क्यों पिछड़ते हैं बंधुओं? क्यों पिछड़ते हैं? क्या हमारा कंडीशन इतना ख़राब है? क्या नहीं, हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और जनसंख्या का अनुरूप हम उसमें निवेश नहीं कर पा रहे हैं, और HDI में नंबर का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, इसलिए जनसंख्या अधिक होने के कारण भी हम कई बार जगह पिछड़ते हैं। कई जगह पर हमारी हालत वाकई भी ख़राब ही है, जैसे एजुकेशन का सेक्टर बहुत ही ख़राब है। आप ही सोचिए, आप जब 12th पास करते हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर किसी बैकग्राउंड से, तो आप कौन से कॉलेज को तलाशते हैं? सामान्य तौर पर गवर्नमेंट जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट होते हैं, IIT, NIT, जो सरकार के द्वारा हैं। यानी कि हायर एजुकेशन में अभी भी सरकार की स्थिति कहीं कहीं पर अच्छी है।
अगर लोकल लेवल के यूनिवर्सिटी का हम छोड़ दें, जेपी यूनिवर्सिटी की बात छोड़ दें तो, लेकिन प्राइमरी लेवल पर कहाँ पर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हालत ख़राब है। जबकि एजुकेशन का तो बेस ही होता है प्राइमरी। आप सेकेंडरी के बाद हायर एजुकेशन के लिए भारत सरकार या बिहार सरकार या कोई सरकार के संस्थान में जाना चाहते हैं, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन में आप प्राइवेट में पढ़ना चाहते हैं। ये क्यों है? क्योंकि वहाँ पर चेंज है, परिवर्तन है। अगला देखिए इन्होंने क्या बोला है कि 1990 से 2022 के बीच में इंडिया ने HDI में लगभग 48.4% का ग्रोथ देखा है, और 1990 में हमारा जो अंक था वो 0.434 था। 2022 में हमारा अंक कितना पहुंच गया है? 0.644 पर पहुंच गए हैं। सबसे अच्छा 1 के करीब माना जाता है, सबसे ख़राब 0 के करीब माना जाता है। इसके पश्चात इन्होंने बोला है कि भारत के जो पड़ोसी हैं, जिनमें श्रीलंका, भूटान, चाइना है, बांग्लादेश है, इनकी HDI रैंकिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है हमसे इनकी रैंकिंग अच्छी है। ओके, हमारे पड़ोसी में कुछ कुछ देशों की कंडीशन हमसे अच्छी है। इसके पश्चात इन्होंने ये बताया है कि भारत की जो रैंकिंग है वो लैंगिक समानता में, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में हमने थोड़ा बहुत सुधार किया है। 2022 में जो हमारा रैंक है वो 108 है। 2021 में ये 122 पे स्थान पर थे हम। 2022 में कितने पर आ गए हम? 108 पर आ गए। जेंडर इक्वालिटी को लेकर हमने काफ़ी अच्छा काम किया है। इसके अलावा जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें तो अभी भी भारत में, इन्होंने बताया कुछ आंकड़ों के साथ में, कि भारत में अभी भी जो वर्क फोर्स है, जो काम करने वाला लेबर फोर्स है, उस महिलाओं का मात्र परसेंटेज 28.3% है, जो कि पुरुषों का परसेंटेज 76.1% के आसपास में बना हुआ है। जो कितने परसेंट का गैप दिखाता है? 47.8% का गैप दिखाता है। लगभग में 50% का गैप आप मान कर चलिए, एक अगर राउंड फिगर मारेंगे तो। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि महिला और पुरुष वर्क फोर्स में बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस है, जिसके कारण से हमारी रैंकिंग जो है वो प्रभावित होती है। तो ये कुछ और मुद्दे हैं। अगला मुद्दा देखिए क्या है इसी में। इसके बाद इन्होंने बोला है कि जो दुनिया में इनइक्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, असमानता बढ़ रही है। इसके पश्चात इन्होंने बताया कि जो दुनिया के 90% देश हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, एप्पल, गूगल, फेसबुक, इन सब की, इस कंपनियों के पास में इतना ज़्यादा वेल्थ हो गया है कि दुनिया के 90% देशों की GDP से ज़्यादा इनके पास वेल्थ हो गया है। तो ये भी एक इनइक्वालिटी को दिखाता है। और ये मैक्सिमम कंपनियां कहाँ से बिलोंग करती है? तो अमेरिका को बिलोंग करती है। तो ये भी इन्होंने बताया कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके पास में इतना ज़्यादा वेल्थ क्रिएट हो रहा है कि दुनिया के भर के देश के GDP को पीछे पछाड़ दे रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्या है, तो असमानता को दिखाने का प्रयास किया जाता है। असमानता के एक इंडिकेटर के तौर पर आप इसको भी मान सकते हैं। उसके पश्चात से इन्होंने बोला है जो भारत के नीचे के 15% लोग हैं, नीचे के जो 50% लोग हैं, नीचे के जो 50% लोग हैं, उनको भारत की संपत्ति मात्र 15% का उनका योगदान है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भारत में वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब स्टडी शो दैट द बॉटम 50% वी आर गेटिंग ओनली 15% ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम इन 2022-23। भारत सरकार ने 2022-23 में जितना कमाया, तो नीचे के जो 50% लोग हैं, 140 करोड़ हमारी आबादी है, तो कितना हो जाएगा नीचे का 50%? उतना परसेंट जो आबादी है, मात्र उनके पास में नेशनल इनकम का 15% ही जा पाता है। 50% आबादी के पास में 15% ही जा पाता है। 50% के पास में 15% ही वेल्थ जा पाता है नेशनल इनकम का। इससे क्या होगा? इनइक्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और जो टॉप के 1% हैं, उनके बारे में जो इन्होंने बताया है, वो क्या बताया कि 5.3 मिलियन कमाते हैं वो, जो सामान्य लोगों की तुलना में 23 गुना से ज़्यादा का इनकम है। समझ सकते हैं आप, इनइक्वालिटी के बारे में इन्होंने बताया है। तो मैं आपको इनइक्वालिटी का भी कुछ डेटा दे दिया मैंने आपको GDP और HDI क्या होता है, किस प्रकार से ये हमारे फ्यूचर के वेल्थ को क्रिएट करता है, फ्यूचर के कैपिटल को क्रिएट करता है, वो भी मैंने आपको समझाया है। रैंकिंग से भी ज़्यादा जो मैंने आपको समझाया है उसको ध्यान में रखिएगा। वन लाइनर तो आप पढ़ ही लेंगे। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक सोलर से जुड़ा हुआ है कि भारत जो है वो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हो गया है सोलर पावर का। सोलर पावर प्रोडक्शन के मामले में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। किसको पीछे छोड़ा है? तो जापान को पीछे छोड़ा है। अगर हम लोग यूनिट में बात करें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 113 बिलियन यूनिट के करीब में हमने सोलर पावर से जनरेट किया है। बिलियन यूनिट, 113 बिलियन यूनिट। जबकि जापान ने 2023 ईस्वी में, 2023 के हिसाब से ये डेटा है, 2023 में 110 बिलियन यूनिट जो है वो सोलर एनर्जी क्रिएट किया है। तो दुनिया में तीसरे नंबर पर हम आ गए हैं। तीसरे नंबर पर हम आ गए हैं। ओके, तो पहले दो स्थान पर कौन है ये भी तो आपके मन में आना चाहिए। तो पहला है चीन, दूसरा है यूएस और तीसरे पर है भारत, चौथे पर है जापान। ओके, ये ध्यान में रहेगा आपको, पहला 2 3 4। ओके, अब भारत था इससे नीचे, लेकिन जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है। ओके, इसके अलावा जो इसमें मुख्य न्यूज़ है आपके लिए, उसमें क्या क्या है? तो इसमें है कि नीति आयोग ने बोला है कि हमारा जो पोटेंशियल है ना,
क्रिएट करने का, वो लगभग में हम अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का 18% तक क्रिएट कर सकते हैं। इतना ज़्यादा हमारे पास पोटेंशियल है सोलर एनर्जी का। लेकिन वर्तमान में अभी हम 6.66% के आसपास ही क्रिएट कर पा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोलर के थ्रू में। उसके पश्चात एक और आंकड़ा है कि क्या भाई सोलर एनर्जी या फिर फ्यूचर जो है उसमें किस प्रकार से और भी ज़्यादा बढ़ेगा। हम पास्ट में कहाँ पर थे, अपने सहित दुनिया भर की अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 30% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है अभी दुनिया भर में, वो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स से हो रहा है। यानी कि दुनिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के दिशा में अच्छे खासे तरीके से बढ़ रही है, रफ्तार भी अच्छी है। जो दुनिया में 2000 ईस्वी के आसपास की हम लोग बात करें तो 2000 ईस्वी में पिछले 23 सालों में हम 19% से हम कहाँ पर आ गए हैं, 30% तक आ गए हैं। रफ्तार थोड़ी सी धीमी ज़रूर है लेकिन काफ़ी अच्छी रफ्तार है। और अगर इसी रफ्तार से हम बढ़े तो आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा और भी ज़्यादा मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है। ओके, अगला जो इसमें बताया गया है कि जो चीन है वो 584 बिलियन यूनिट जो है वो बनाता है बिजली। जो उसके बाद के जितने भी देश हैं, US, इंडिया, उसके बाद से जर्मनी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है US, इंडिया, जर्मनी, जापान, इन सभी को कंबाइंड करने पर भी चीन से कम हो रहा है। इतना ज़्यादा चीन जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है सोलर के थ्रू। सोलर एनर्जी को लेकर चीन में एक अद्भुत क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। हर चीज़ को उन्होंने सोलर से ढक दिया है। इतने बड़े स्तर पर सोलर का काम ले रहे हैं वो, तो इसके कारण से उनकी इकॉनमी को भी काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। पॉल्यूशन को भी काफ़ी हद तक कम करने में उन्होंने योगदान किया है। और इतनी बड़ी इकॉनमी में रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स को 584 बिलियन यूनिट तक ले जाना कोई आसान काम नहीं होता है। हमारे पास भी पोटेंशियल है लेकिन अभी भी हम उस दिशा में उतना ज़्यादा पोटेंशियल का उपयोग नहीं कर पाए। हाँ, लेकिन बहुत तेज़ी गति से हम बढ़ रहे हैं और कर भी लेंगे। ओके, तो भारत में सोलर एनर्जी को लेकर कुछ योजनाएं चल रही हैं। इसके लाभ और इसके हानियों को हम लोग थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, क्योंकि सवाल वहाँ से योजनाओं से आपसे पूछा जा सकता है। और सवाल अगर आपको लिखने के लिए दिया जाएगा तो वहाँ पर गवर्नमेंट के प्रयासों को तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से थर्ड रैंक पर आए हैं। यही मान लीजिए पूछ लेगा कि भारत हाल के दिनों में सोलर एनर्जी में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, हमने जापान को पीछे छोड़कर थर्ड रैंक पर आए हैं। इसके पीछे निहित कारण और इसके पीछे निहित चुनौतियों को भी लिखिए, कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं और क्या कारण रहा है कि हम इतनी तेज़ी गति से आगे बढ़े हैं। तो देखते हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में, उसके पश्चात अगले न्यूज़ पर चलेंगे। देखिए, सौर ऊर्जा कुछ लाभ की अगर हम लोग बात करें तो पहला है नवीकरणीय होता है, स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करता है, लागत प्रभावी होता है, एक बार का लागत होता है, विश्वसनीय होता है, विविधतापूर्ण भी होता है, एक से ज़्यादा आपको सोर्स प्रोवाइड करवा सकता है। सौर ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन, हीटिंग, प्रकाश व्यवस्था सहित बहुत सारी चीज़ों के लिए कर सकते हैं। विकेंद्रीकृत होता है, इसके लिए किसी सर्किट की आवश्यकता नहीं होती। सर्किट का मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं एक ही जगह इंस्टॉल करके सभी जगह प्रसारित कर रहे हैं, आप अपने घर पर भी लगा सकते हैं। चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं? उच्च आरंभिक लागत, जो शुरुआत की लागत होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा लागत होता है, पैसा अच्छा खासा लगता है शुरुआत में अगर आप पूरे घर के लिए इसको बनाना चाहते हैं तो, लेकिन ये लागत एक बार का होता है। हाँ, मेंटेनेंस पर कुछ खर्चा हो सकता है और मेंटेनेंस के लिए मेंटेन करने वाले लोग भी कम मिलते हैं, स्किल्ड लोग की कमी है अभी जो सोलर को रिपेयर कर सकें। तो ये इसके समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। भारत सरकार को क्या करना चाहिए? पहली बार लागत में उच्च सब्सिडी प्रदान करना चाहिए। वित्त तक सीमित पहुँच है, अभी भी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त तक सीमित पहुँच है, जिसके कारण से ग्रामीण क्षेत्रों में या छोटे अर्बन एरिया में अभी भी सोलर की पहुँच उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। अवसंरचना और ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं है। मान लीजिए कई जगहों पर अवसंरचना और ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं एक ही जगह पर हमने बहुत सारे सोलर लगाए, उसको घर घर से जोड़ने की कनेक्टिविटी अभी भी नहीं हो पाई है, ऐसा नहीं हो पाया है। पर्याप्त अवसंरचना ग्रिड कनेक्टिविटी कमी के कारण सौर पैनल से उत्पादित बिजली को आवश्यकता रखने वाले स्थानों तक पहुंचाना बहुत ही बड़ा दूरह सिद्ध हो रहा है। भूमि उपलब्धता की बहुत बड़े पैमाने पर चाहिए। अगर बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगाना है आपको तो बहुत बड़े एरिया के भूमि को ढक देगा ये, और उसके कारण से क्या होगा? भूमि की समस्या भी क्रिएट हो सकती है। कहाँ पर इसका उपयोग हो सकता है? नहरों के ऊपर में लगा दो, तालाबों के ऊपर में लगा दो, डैम के ऊपर में लगा दो। अभी मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो स्थापित किया गया था डैम पर, वो वहाँ पर डैम के तूफान आने के कारण से सारा तबाह हो गया। तूफान इतनी तेज़ आया कि पूरे पानी को उन्होंने झकझोरा, उसके कारण से कई सारे सोलर पैनल जो हैं वो टूट गए थे मध्य प्रदेश में। रख रखाव और संचालन संबंधी समस्याएं हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। वर्तमान में सौर पैनल की सफाई में प्रतिवर्ष लगभग 10 बिलियन गैलन जल का उपयोग होता है, तो जल की जगह हमें किसी और चीज़ का उपयोग करना पड़ेगा, नहीं तो जल की कमी हो सकती है। जल रहित सफाई जो है ये थोड़ा सा खतरा भी होता है सोलर पैनल को खरोंच लगने की, और किफ़ायती भी नहीं होता, महंगा होता है। MIT के शोधकर्ताओं की टीम ने सौर पैनल या सौर तापीय संयंत्र के दर्पण को बिना जल व बिना संपर्क के स्वचालित रूप से साफ करने का एक तरीका विकसित किया। ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने क्या किया था कि सोलर पेंट बना दिया था। आप पेंट कर दीजिए, वो सोलर पैनल का काम करने लग जाएगा। पेंट दीवार को जो पेंट करते हैं, आप पेंट कर दीजिए, वो सोलर पैनल के तौर पर काम करने लग जाएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप।
सरकार की कौन कौन सी परियोजना है? सोलर पार्क योजना है जिसमें 500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। रूफटॉप सोलर योजना है। राष्ट्रीय सौर मिशन भारत सरकार चला रही है। सृष्टि कार्यक्रम है भारत में रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजना को प्रोत्साहन देने के लिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान योजना, पीएम कुसुम योजना के किसान जो है अपने खेत में सोलर पैनल लगाएं और उसको सरकार को बेचे बिजली को, तो उससे भी लाभ कमा सकते हैं वो। कि भारत सरकार की कुछ पहल हैं। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो पीटी फैक्ट से जुड़ा हुआ है। ब्लैक होल गैया BS3 के बारे में इसको हम लोग पढ़ेंगे और समझते हैं कि क्या है ये ब्लैक होल। ब्लैक होल आपको पता ही होगा, एस्केप वेलोसिटी उसकी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ से लाइट भी बाहर नहीं आ सकती, इसलिए ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता है और इसको अनुभव किया जा सकता है। इसके आस पड़ोस के रिंग के कारण से इसको अनुभव किया जाता है। इसके बीच में ये इवेंट होराइजन होता है, सिंगुलैरिटी होती है। अधिक जानकारी के लिए इंटरस्टेलर देख सकते हैं। हाल ही में खगोलियों ने हमारी आकाशगंगा में एक विशाल ब्लैक होल की खोज की। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है वो तो पता होगा ना आपको। हमारी आकाशगंगा में हमसे ज़्यादा दूर नहीं है ब्लैक होल ये। और ब्लैक होल में अगर हम लोग चले जाएंगे तो क्या होगा, किसी को नहीं पता क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर जो फिज़िक्स के नियम लागू होते हैं वो फिज़िक्स हमारे समझ के परे है। हम जो फिज़िक्स में लॉ पढ़ते हैं या फोर्स पढ़ते हैं, अलग अलग कितने प्रकार के फोर्स होते हैं। एटॉमिक होता है, ग्रेविटेशनल होता है, और भी कोई होता है क्या, बताइएगा पढ़ के। तो जो सामान्य फिज़िक्स के लॉ हैं, ग्रेविटेशनल का फोर्स हो गया या फिर एटॉमिक फोर्स हो गया, जो हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं वो सब कानून वहाँ पर नहीं चलता है, वो फिज़िक्स वहाँ पर लागू नहीं होता, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। तो ब्लैक होल बिल्कुल ही अलग घटना है जो अभी भी अनसुलझा पहेली के तहत में है। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। सामान्य तौर पर अगर आपको बताऊं तो कुछ नहीं जानते हम लोग, है ना। यह पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम ज्ञात ब्लैक होल है। पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम ज्ञात ब्लैक होल है। यह सूर्य से 33 गुना भारी है। सूर्य को भी 33 गुना भारी, सूर्य में 33 और सूर्य जोड़ दीजिए। आकाशगंगा में तारकीय उत्पत्ति का सबसे विशाल ब्लैक होल है ये। इस ब्लैक होल का आकार सिग्नल X1 से भी अधिक है। तारकीय ब्लैक होल किसी एक तारे के पतन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। जब किसी स्टार की मृत्यु होती है तो उसके पश्चात इस ब्लैक होल का निर्माण होता है। इस तरह का नहीं दिखता ये ब्लैक होल, ये डिजिटली क्रिएट किया गया, इस तरह का नहीं दिखता है, बिल्कुल भी इस तरह का नहीं दिखता है। इसके आस पड़ोस में प्रकाश की किरणें दिखती हैं जो मुड़ी हुई होती हैं, प्रकाश भी मुड़ जाती है, बेंड हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशन होता है यहाँ पर। ब्लैक होल क्या है, परिचय। ब्लैक होल असाधारण घनत्व वाले मृत तारे होते हैं जिनका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना अधिक होता है, एस्केप वेलोसिटी जैसे पृथ्वी का कितना है 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड से ज़्यादा का अगर आप रफ्तार पकड़ेंगे तो पृथ्वी के ग्रेविटेशन से आप निकल सकते हैं लेकिन ब्लैक होल का ग्रेविटेशन इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाला लाइट भी उसके ग्रेविटी को पार नहीं कर पाता है, इसलिए हम उसको देख नहीं सकते हैं। किसी चीज़ को हम तभी देखते हैं जब वहाँ से प्रकाश परावर्तित होकर आपकी आँखों तक पहुँचती है, तभी हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। इसका निर्माण तब होता है जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में स्वतः समाप्त हो जाता है, जिससे यह प्रबल गुरुत्वाकर्षण के साथ एक अत्यधिक घनत्व वाले छिद्र में परिवर्तित हो जाता है। इसको सिंगुलैरिटी कहा जाता है। जैसे ये ब्लैक होल है, ये पूरा ब्लैक होल है, तो ये बिल्कुल अंत में इसको सिंगुलैरिटी कहा जाता है और इसको कहा जाता है इवेंट होराइजन। यह घनत्व इतना प्रबल होता है कि अपने चारों ओर के अंतरिक्ष समय को भी विकृत कर देता है, समय को भी मोड़ देता है। समय जो होता है वो ब्लैक होल के समीप जाने पर स्लो हो जाता है। इंटरस्टेलर मूवी देखी है आपने, पृथ्वी पर बिताए गए 1 घंटा जो होता है वो ब्लैक होल के समीप स्थित ग्रह पर बिताया गया 1 घंटा जो होता है वो पृथ्वी के जो समय होता है उसके 7 वर्षों के बराबर में होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। टाइम भी होता है वो रिलेटिव होता है, समय रिलेटिव होता है। रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ा है आपने, E = mc²। ब्लैक होल के प्रकार। तारकीय ब्लैक होल, इसका निर्माण एक विशाल तारे के पतन के कारण से होता है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल होता है, इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 100 से 1 लाख गुना के बीच होता है। विशालकीय ब्लैक होल होते हैं, ये ब्लैक होल हमारी अपनी आकाशगंगा के अतिरिक्त कई अन्य आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित होते हैं। इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अरबों गुना तक हो सकता है। ब्लैक होल समझ में आ गया होगा। इतना सारा कुछ नहीं याद में रहे तो क्या याद रखना है, ब्लैक होल गैया BS3, इसका नाम बस ध्यान में रखिएगा। ये हमारी आकाशगंगा में ही, हमारी आकाशगंगा का नाम आप ही को बताना है, उसी में स्थित ये ब्लैक होल है। ठीक है, इतने सारे टॉपिक को कवर कर लिया हमने और
आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।